हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने हैं फर्स्ट ईयर को लेकर के। एक बच्चे की क्वेरी है और उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेलिंग मांगी गई है। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये रेडिएशन से रिलेटेड है। तो रेडिएशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो रेडिएशन क्या होता है? हर बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से एनर्जी को एमिट करती है। जैसे अगर आप किसी आयरन के पीस को थोड़ा देर गर्म कर दें और उसको रख दें और आप थोड़े दूर हाथ रखो ऊपर तो भी आपको आंच महसूस होगी, उसका टेम्परेचर फील होगा। ठीक है ना? तो उसी तरीके से कोई भी जो गर्म चीज होती है हर बॉडी का अपना अपना टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर की वजह से हीट एनर्जी का जो रेडिएशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन जो बेसिकली होता है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेडिएशन होगा और उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसा उसका सरफेस होगा उसी तरह का रेडिएशन होगा। ठीक है? तो रेडिएशन को लेकर के जो थ्योरी हमारे सामने आती है वो है क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी क्या है? इसमें मैक्स प्लैंक ने ये माना कि जो रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स, पैकेट्स या फोटॉन के फॉर्म में चलती है। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लीजिए कि रेडिएशन इज मेड ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी और packets of energy and these packets are called photon। तो फोटॉन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स रहती है। तो इसी फोटॉन की एनर्जी को मैक्स प्लैंक ने कैलकुलेट किया और ये पता लगाया कि ये कितनी एनर्जी होगी। ठीक है? और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग होती है। तो जो भी रेडिएशन है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है और इनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन। ठीक है? अब ये क्वांटम मैकेनिक्स आई क्यों? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर बच्चे को हम एक फल दें खाने के लिए और उसको काट दें तो बच्चा रोने लगता है। ठीक है? और उसकी कोशिश हमेशा ही होती है कि वो पूरे के पूरे फ्रूट को ही अपने पास लेके आए। तो ये फिजिक्स में ये टेंडेंसी पाई गई जब रेडिएशन को रिसर्च में लाया गया कि बॉडी और मैटर के बीच में, मैटर और रेडिएशन के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। यानी जब लाइट रेज या कोई रेडिएशन सन से चलती है तो वो वेव फॉर्म में होती है, लेकिन जब मैटर से इंटरेक्ट करती है तो उस समय इसका इंटरेक्शन कैसे होता है, यानी एनर्जी का लेन देन कैसा होता है। तो एनर्जी का लेन देन उसी तरीके से होता है जैसे हम आपको एक सेव दें, फिर दूसरा सेव दें, फिर तीसरा सेव दें, फिर चौथा सेव दें। यानी आप जब भी हमसे सेव एप्पल रिसीव करोगे तो वो एक कंप्लीट सेव में रिसीव करोगे। आपको मंजूर नहीं है कि वो 1/4 हो, हाफ हो, 1/3 हो या कोई काट करके आपको दे दे। ठीक है ना? काट के देने वाला सिस्टम अलग है। ठीक है ना? काट के देने वाला सिस्टम कहाँ पर है? आप देखे होंगे एप्पल का जो साइन होता है ना, एप्पल जो मोबाइल कंपनी है, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है ना? तो उसमें एक बाइट एप्पल का निकला रहता है। तो उसकी छोटी सी स्टोरी ये है कि स्टीव जॉब्स
उत्तराखंड में एक नीम करौली धाम है और वहाँ पे एक बहुत बड़े संत रहा करते थे 1960s में। तो वो जब अपनी कंपनी की प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो वो स्टीव जॉब्स के पास गए। किसी तरीके से उनको इंस्पिरेशन मिला, एक मैथमेटिशियन उनके दोस्त थे जो उनसे मिल चुके थे पहले भी, तो उन्होंने उसको इंस्पायर किया कि भाई आप वहाँ जाओ। तो वहाँ वो गए तो वो एक सेब को उठा करके ऐसे काट करके प्रसाद के रूप में उन्होंने उसको पकड़ा दिया था और तब से वही जो सेब आया वो एप्पल को मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मैन टू मैन आप किसी चीज की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। और जब नेचर और मैटर के बीच में, रेडिएशन और मैटर के बीच में जब इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो वो कंप्लीट एनर्जी पैकेट्स को ही रिसीव करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का रिसीव पूरा का पूरा होता है, उसी तरीके से फोटॉन को भी रिसीव पूरा का पूरा किया जाता है, ठीक है। तो एक फोटॉन की एनर्जी को मैक्स प्लैंक ने बताया कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये जो बंडल है, जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब फ्रीक्वेंसी आप जानते हो ये वाइब्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी अगर ये पेन है और इसको हम 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं वो जब वाइब्रेट करते हैं तो डिफरेंट टाइप की एनर्जी देती है, ठीक है। जो ट्रांजिशन होते हैं एलिमेंट्स के अंदर में, वो जब ट्रांजिशन होते हैं वो डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसी इमिट करते हैं। तो आमतौर पे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, कौन सी लाइट कैसे निकलेगी, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो वैसे वैसे आपको ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आएंगी, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ही ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब नॉर्मली जो रेडिएशन है, वो क्या है, वो लाइट है। तो अब ये सवाल होता है कि कौन ज्यादा बड़ा है, लाइट बड़ी है कि रेडिएशन बड़ा है, यानी इसका रेंज बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज आप जानिए कि रेडिएशन सारे तरह के वेव्स को अपने में कंटेन करता है, यानी एक यूनिवर्सल चीज है, ठीक है ना। और लाइट जो होता है वो इसका एक पर्टिकुलर चीज है, बहुत ही छोटा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। इसको आप याद रखेंगे, देखिए RAHMINVISULT गामा, कैसे इसको याद करना है, देखिए जरा इसको बनाइए तो ये रैह हो जाएगा, इसको आप बनाइए तो ये मिन हो जाएगा, इसको आप बनाइए तो विजल्ट हो जाएगा पूरा, और ये एक्स और गामा। यानी आप इसको आप वर्ड को आप याद कर लो, रैह मिन विजल्ट एक्स गामा, ठीक है ना। कैसे याद हुआ, रैहमिन विजल्ट एक्स गामा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, रैह एक्स गामा। आर से होता है रेडियो वेव्स, एस से होता है हार्टिजियन वेव्स, एम से होता है माइक्रोवेव्स, IN से होता है इंफ्रारेड वेव्स, VIS से होता है विजुअल, ठीक है ना। अब विजुअल में देखो क्या होता है, शुरू हो जाइए। ठीक है ना, वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट आपका आएगा और रेड से ऊपर आकर क्या होगा, इंफ्रारेड होगा, ठीक है। और ये हमारा जो रेंज है वो विजुअल रेंज है। एक्स रे आपको पता है और गामा रे भी आपको पता है, ठीक है ना।
तो इसमें देखिए कि जो रेडिएशन है इतना बड़ा, उसका एक छोटा सा पार्ट हमारा क्या है, ये विजिबल, ठीक है ना। तो रेडिएशन बड़ी चीज है, लाइट छोटी चीज है। लाइट क्या है, ये रेडिएशन का वो पार्ट है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, या ऐसा कहो कि रेडिएशन का वो पार्ट जिसकी वजह से हमारी आईज में सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। यानी आईज एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ विजुअल रीजन में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। बोलिए, कान हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम तरह तरह के फ्रीक्वेंसी को सेंस करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन हम इन फ्रीक्वेंसी को हम सेंस नहीं कर सकते, इन वेवलेंथ को हम सेंस नहीं कर सकते, और इसके नीचे को भी हम सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। आंखों से हम इसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हुआ कि मतलब रेडिएशन क्या है, और रेडिएशन में एक लाइट पार्ट क्या है। ये सारे ही रेडिएशन इससे बने हैं, फोटॉन्स। यानी जब रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो फोटॉन के फॉर्म में होता है। जैसे हम आपको सेब देते हैं, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, सेब का शेप और साइज डिफरेंट तरीके का हो सकता है, कलर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरीके से एनर्जी उसकी डिफरेंट हो सकती है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एनर्जी ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, फोटॉन की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये जो चार्ट हम बनाए हैं इसको आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें से हर साल एक क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में आता ही रहता है, ठीक है। तो जब इस साइन को हम हटाएंगे तो इसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसी कांस्टेंट का नाम मैक्स प्लैंक के नाम पर, ठीक है ना, रखा गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे। H इक्वल टू E बाई न्यू। E क्या है, एनर्जी, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिखने की कोशिश करेंगे। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसको वर्क में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि वर्क और एनर्जी क्या होता है, इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट है। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है तो इसको हम ऐसे भी रख छोड़ते हैं, ठीक है। वर्क का डायमेंशन पूरा लिख लेते हैं क्या, वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, नहीं पता है तो F इंटू डी, फिर F इंटू डी नहीं पता है तो F इंटू ए इंटू डी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब आ जाइए m, a का मतलब एक्सेलरेशन t-2 और d का मतलब लेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब t पे -1, तो ये हो गया m l पे 2, t पे -2 और t पे चला गया 1, तो m l पे 2 और t पे -1, ठीक है ना। अब प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जरा, अलग से इसको बता देते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, फार्मूला याद करिए, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इक्वल टू E इक्वल टू H इंटू न्यू, H इक्वल टू E बाई न्यू। E का मतलब इसका ऐसा यूनिट होगा जूल, और न्यू का मतलब सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी है तो सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। हार्ड यूज नहीं करना है डायमेंशनल फार्मूला में, ठीक है ना। इसको MLTA के फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स को जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप आगे भी चीजों को समझ सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा और भी बता दें तो देखो यहाँ पे आ जाओ, E इक्वल टू H न्यू, अच्छा C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, जैसे V इक्वल टू आप पढ़ते हो F लैम्डा, ठीक है ना। वेव स्पीड V इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वैसे ही
स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज देख लो। तो h न्यू की जगह पे c बाई लैम्डा, देखो यहाँ पे न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगा h इंटू सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है ना, तो ये इसका डिटेलिंग है। लेकिन जब इतना आप जान लिए हो तो थोड़ा सा हम लोग डायमेंशन से इसको कोरिलेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन हमने आपको बता दिया, इसकी यूनिट हमने बता दी। अब इसका एक और चीज है जहां पे आपको हम ले जाना चाहेंगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंट। ठीक है, अब ये चीजें धीरे धीरे ब्रॉड होती जाएंगी, आपको लगेगा कि ये सब कहाँ से आ जाता है, तो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में रोटेशनल डायनामिक्स में आपको जो छठवां सेक्शन है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। ठीक है, लेकिन डायमेंशन में तो आपको सब कुछ जानना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका कौन सा है, पहला तरीका है केमिस्ट्री को लेकर के, और केमिस्ट्री में कौन सा, बोर्स मॉडल। ठीक है, तो बोर्स मॉडल क्या कहता है, बोर्स मॉडल कहता है कि कोई भी जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ठीक है ना, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बात समझ में आया ना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है ना, घबराना नहीं है, पहले स्टेटमेंट आप समझ लीजिए। ठीक है, कि बोर्स ने क्या बताया, केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है आपका फर्स्ट ईयर का, उसी में आपको ये चीज मिलेगी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, देखिए h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी n क्या है, एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 +2 +3 +4। यानी अब इसमें अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने शुरू में मेंशन कर दिया ये इंटीग्रल मल्टीपल है और पॉजिटिव है। इंटीग्रल का मतलब डेसिमल नहीं है, ये 1 के बाद सीधे 2 होगा, 2 के बाद सीधे 3 होगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो क्या, KLMN। ठीक है, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये तो नंबर्स है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी h किसके बराबर हो जाएगा, L के। ठीक है ना, तो L इक्वल टू h/2 पाई इंटू n बाई 2 पाई इंटू h। ठीक है, ये L, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, इसका हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजरमेंट नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, और L है हमारा एंगुलर मोमेंटम, तो L का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो h के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना, और h का डायमेंशन फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, अगर दिमाग से हट रहा है फिर वही काम करिए, E इक्वल टू h न्यू, h इक्वल टू E बाई न्यू, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये E बाई न्यू। E का मतलब m L पे 2 T पे -2, क्योंकि वर्क की तरह जाएगा ये, और न्यू का मतलब T पे -1, यानी L एक बार फिर से m L पे 2, और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, T पे +1। ठीक है,
यानी यल का डायमेंशनल फार्मूला, एच का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो हम शुरू से हम आप लोग को यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो उनको आप एक जगह पे रखने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि उनके नेचर को आप समझ सकें। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, किसी कांस्टेंट के थ्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पे यल और एच रिलेटेड थे, कैसे? L/2 पाई के थ्रू। ठीक है ना, तो यही चीज होता है। फिर एंगुलर मोमेंटम और क्या होता है, तो इसको भी हम इसी में देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही ब्रॉड सेंस की चीज है। जैसे सपोज करिए कि हम किसी स्टोन को एक स्ट्रिंग में टाई अप करके या उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, ध्यान कर लिया। ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपने चारों तरफ रिवॉल्व करा रहा है। ठीक है, सन प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ रिवॉल्व करा रहा है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे किस तरह का मोशन हो रहा है? रोटेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, लीनियर मोशन किस जगह पे हो रहा है उसको देखिए। अगर ये कोई पार्टिकल यम है तो अगर इसको हम ऐसे टेंजेंट मारेंगे तो ये इस तरफ अगर काट दिया तो ये इधर भागेगा। ठीक है ना, यानी ये टेंजेंट की तरफ ये लीनियर मोशन देगा, लेकिन ओवरऑल कैसा मोशन देगा? ये सर्कुलर मोशन देगा। ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि P इक्वल टू होता है m इंटू वी। P क्या है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, P क्या है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, या P इक्वल टू m इंटू वी। वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन वेक्टर अभी टच भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं। ठीक है, तो जिधर V होगा उधर ही P होगा, जिधर V होगा उधर ही P होगा, क्योंकि V का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है ना, तो अब देखना है आपको कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो, यहां से इसका डिस्टेंस r है, ये r डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहा है, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो किधर है? P इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंट का मतलब क्या होता है? मोमेंट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट कर देना। ठीक है ना, फोर्स का मोमेंट क्या देता है? टॉर्क देता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट क्या देता है? एंगुलर मोमेंटम देता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, तो इसको L से डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L, वेयर L is equal to R perpendicular into P। ठीक है, तो R परपेंडिकुलर इंटू P का मतलब mv, यानी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलते हैं सिंपल वर्ड में मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर चीज। अगर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे तो वो टॉर्क हो जाएगा। तो यहाँ टॉर्क भी जान लो, टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, और ये टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, ये बताया हूं। ठीक है,
तो ये दोनों चीजें, यानी ये सारी चीजें अब लीनियर फॉर्म में नहीं रह गई, अब किस फॉर्म में हो गई, एंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए रोटेशनल फॉर्म है सारा, फोर्स का रोटेशनल फॉर्म ये है, लीनियर मोमेंटम यानी मोमेंट का रोटेशनल फॉर्म ये है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, शुरू करिए। एल का डायमेंशन क्या होता है बोलो, कैपिटल एल, एम का कैपिटल एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। तो ये हो गया एम, ये हो गया एल पे 2 और ये हो गया टी पे माइनस वन। ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्लियर हो गया कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है, और यही वजह है कि बोथ फिजिकल क्वांटिटी इज कोरिलेटेड बाय अ कांस्टेंट नेम्ड h/2π। ठीक है, तो अब हम लोग आगे हम बढ़ा देंगे। हमको लगता है कि 19 तक हम लोग पहुंच गए थे, 20 तक पहुंच गए थे। ठीक है ना, और उसमें एक मिसिंग था तो उसको आप लोग दिमाग से हटा दीजिएगा। ठीक है ना, और आप लोग 20 में आप लोग डाल देंगे प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, इसका SI यूनिट जूल इंटू सेकेंड, एम एल पे 2 टी पे माइनस वन, और यहाँ पे आप लोग 21 पे डाल देंगे आपका एंगुलर मोमेंटम। इसका भी SI यूनिट वही होगा, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, और भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एम एल पे 2 और टी पे माइनस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्लैंक कांस्टेंट कैसे आया समझ में आ गया होगा, और प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या कोरिलेशन होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो परेशान होने की बात नहीं है। हमने शुरू में आपको कहा ये आपको टाइम देना होगा, क्योंकि ये हाई स्कूल से ट्रांजिशन है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।